डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो अगर आप आज की तारीख में मुझसे पूछे कि कांग्रेस और बीजेपी में कौन बाजी मारेगी, निश्चित तौर पे बीजेपी आगे है। लेकिन क्या बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी रहेगी? थोड़ा-सा हमें लगता है इस पे वेट करना चाहिए। कारण क्या है कि ओवरऑल महाराष्ट्र में जो भी हो, विदर्भ और मराठवाड़ा में अगर आप देखें तो या पूरे महाराष्ट्र में देखें, कांग्रेस को अगर लीड लेनी है इवन महाविकास अघाड़ी में, तो उनका सबसे स्ट्रॉन्ग जोन जो है, जो बैशन है, वो विदर्भ रीजन है। और मुझे विदर्भ में कांग्रेस की जो लोकसभा के समय में स्थिति थी, एक नैरेटिव के कारण जो एडवांटेज था या माहौल था, वो मुझे नहीं दिख रहा है। ना तो वो सामाजिक स्तर पे जो कास्ट कम्युनिटी के स्तर पे होता है, ना तो इनके पास कोई नैरेटिव है, ना तो कोई योजना है। और ऐसी स्थिति में जब विदर्भ में कांग्रेस लीडिंग पोजीशन में नहीं है बीजेपी के अगेंस्ट में, तो बाकी आप मराठवाड़ा देख लें, खानदेश देख लें, पश्चिम महाराष्ट्र देख लें, कोंकण देख लें और मुंबई देख लें, इन रीजन्स में तो कांग्रेस कहीं से भी दिखने वाली नहीं है। रही बात कि अभी स्थिति क्या है, तो निश्चित तौर पे जैसा अभी कहा गया कि महाराष्ट्र चूंकि एक बड़ा राज्य है, तो इसके स्टेक्स भी काफी ज्यादा हैं और इससे हरियाणा के बाद बीजेपी जीतेगी या हारेगी, उससे काफी कुछ एक राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पे भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। अभी एक चीज स्पष्ट है कि इस चुनाव में कोई नैरेटिव नहीं है। अगर आप मुझसे पूछे कि इस चुनाव का मुद्दा क्या है, तो किसी भी तरफ से कोई नैरेटिव नहीं है। और वही बात जो है कि हर 288 सीट पे एक बॉटम लाइन पे ये है, कास्ट और कम्युनिटी इक्वेशंस में जा रहा है। तो मराठवाड़ा में जैसे आप देखते हैं और विदर्भ में, तो महाविकास अघाड़ी के पक्ष में ट्रिपल एम है, मराठा, मुस्लिम और महार दलित। विदर्भ में चूंकि मराठा कम है, इसलिए महाविकास अघाड़ी मेरे नजर में थोड़ी पीछे दिख रही है। वहां पे पिछड़े ज्यादा है, कुणबी समाज उतना ज्यादा जारंगे पाटिल फैक्टर में नहीं है। मराठवाड़ा में जो हम देख रहे हैं कि चूंकि मराठा समाज यहाँ पे अच्छी खासी संख्या में है, साथ में चूंकि हैदराबाद निजाम का स्टेट था, तो मुस्लिम समाज भी यहाँ ज्यादा है। और जो महार एससी है, उनमें वंचित जो वोट काटेगा विदर्भ की तुलना में कम कटेगा। तो ये ट्रिपल एम जो यहाँ पे है, वो अगाड़ी के पक्ष में है। तो अगर आप देखें तो मराठवाड़ा में अगर आप पूछे, तो मुझे लग रहा है अगाड़ी ज्यादा आगे है। लेकिन एक कॉमन चीज मुझे जरूर दिख रही है कि अगर युति आगे आती है, तो एक कोई आप पूछे कि किस कारण से आई, वो है लाडली बहन योजना। अब मध्य प्रदेश जितनी सफलता मिले ना मिले, लेकिन निश्चित तौर पे हम देख रहे हैं कि महिलाओं के बीच में एक घर में भी आप देखेंगे कि एक डिफरेंस आ रहा है। जहां पे आप देखेंगे कि जो पुरुष समाज है, वो अपने, अगर किसान है तो वो अपने भाव को लेके, फसल की या महंगाई को लेके बात कर रहा है। महिलाओं का एक वर्ग, अब कितना परसेंटेज होगा ये जो लोग क्वांटिटेटिव सर्वे करेंगे वो बताएंगे, लेकिन ठीक। महिलाओं का एक वर्ग लाडली बहन योजना से प्रभावित है, जिसका लाभ मिल रहा है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि महाविकास अघाड़ी में आप देखिए तो पायलट सीट पे केवल शरद पवार है, ना तो उद्धव ठाकरे उनके साथ सिंपैथी है, लेकिन वो इंजन वाली पोजीशन में नहीं है कि वो खींच ले। और कांग्रेस नहीं दिख रही है, कांग्रेस डिफॉल्ट बेनिफिशियरी है, वो डेमोग्राफिक। लेकिन महायुति में अगर आप देखें, बीजेपी का संगठन के साथ साथ आपको आश्चर्य होगा कि एक नाथ शिंदे की शिवसेना और एक नाथ शिंदे की छवि और जो योजनाएं उन्होंने लागू की है, वो भी उसका ग्राउंड पे इंपैक्ट है। तो कुल मिला के देखिए, तो कांग्रेस किसी भी सूरत में बीजेपी से आगे नहीं जाएगी। बाकी का गणित काफी जटिल है। ठीक, बाकी का गणित काफी जटिल है। बात सही है, आपने एक तरफ कहा कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है, लेकिन दलित, मुस्लिम, मराठा, ये चीजें हैं ग्राउंड पर, अलग अलग इलाकों में अलग अलग उसका असर है। और दूसरी तरफ लाडली बहना जैसी योजना जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है, क्योंकि वो आपको सीधे जेब में आता हुआ पैसा है, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट उसका आएगा। फायदा कितना मिलेगा, थोड़ी देखने वाली बात होगी। नाउ मयूर, चूंकि आप यहाँ की राजनीति को काफी क्लोजली कवर करते आए लंबे वक्त से, अब जैसे जो ये वाला मुद्दा है, क्योंकि अब हम जो ये शो कर रहे हैं उसके आसपास ही कर रहे हैं, जब लोगों को मनाने की बात हो रही थी, पर्चे वापस लिए गए, मान मनवार चल रही है, बहुत सारे मान गए, कहीं कुछ निष्कासन भी हो गए, कुछ अभी भी रूठे हुए हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो बोरीवली वाला सीट है, गोपाल शेट्टी साहब, अब बड़े चुनाव में, यानी लोकसभा चुनाव में पीयूष गोयल के लिए उन्होंने अपनी सीट त्यागी। इस बार फिर उनको कहा गया कि छोड़ दीजिए, नाराज हो गए, निकल गए, मना लिया गया, फोटो छप गई, सब हो गया। लेकिन ऐसे कई उदाहरण बिखरे पड़े हैं। अब ये जो लोग नाराज थे और मना भी लिए गए, क्या दिल से साथ आ पाएंगे? क्या उस तरीके की मदद कर पाएंगे? क्या इनका हट जाना सिर्फ काफी होगा? क्या समीकरण बैठेगा इन सारी चीजों का?
देखिए, अब तक के चुनावों का यही हिस्ट्री रहा है कि जो दिल टूटते हैं वो अक्सर आम तौर पे आसानी से टूटते नहीं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम देखते हैं कि जो दोस्त यार होते हैं वो भी टूटे तो तुरंत अपने साथ जुड़ नहीं जाते। तो राजनीति जैसे क्षेत्र में जहां पे हर आदमी का खुद का एक लक्ष्य है और आपके साथ बैठा हुआ आदमी ही आपका बड़ा कॉम्पिटिटर है, ऐसे में पूरी तरह से समर्पित हो जाए, ये ऐसा कोई सतयुग नहीं है। ना ही ये 1952 का पहला चुनाव है जो कि सिद्धांतों के आधार पर, आदर्शों के आधार पर लड़ा जाए। ये तो 2024 का चुनाव। तो जो कोई नाराज हुए हैं उनके इफेक्ट्स जो है वो कैरी होंगे यहाँ से आगे। अभी मंदार फणसे जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार और लगभग 2.5 दशक से मैं उन्हें जानता हूँ। उन्होंने जो ये 6 पार्टी की बात की, मैं उस पे कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में एक कैरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। आप किसी भी स्टेट की बात करें, आखिर जो वोटर होता है उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि वो कितनी पार्टियों का बोझा अपने अपने ऊपर लेके उसे ढो सकती। ये मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा बनता है। आप अब तक अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो पोस्ट शरद पवार इरा, मतलब शरद पवार ये जब पहली बार मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के, उसके बाद जो है यहाँ पर 4 पार्टियां आमतौर पे हमें देखने मिली। 2 राष्ट्रीय पार्टियां जो कि नेशनल एरिना पे जो है वो बड़े भाई की भूमिका और राज्य में छोटे भाई की भूमिका, और 2 क्षेत्रीय दल। तो कुल मिला के 2 और 2 4, हम 2 हमारे 2 उस टाइप का 2 अलायंस, और दोनों बायपोलर इलेक्शन होते थे। यहाँ पर 6 प्रमुख पार्टियां और 6 से ज्यादा वो छोटी छोटी पार्टियां जो अलग अलग इलाकों में अपना रसूख रखती है। एमएनएस पार्टी जो पहले चुनाव में लगभग 5% से ज्यादा वोट पा गए और आखिरी चुनाव में लगभग आधे परसेंट से 1.5% के बीच जितना डेंट कर गई। उसके अलावा आप जो है छोटी छोटी पार्टियां आप ले लीजिए, आप बच्चू कडू की पार्टी को ले लीजिए, आप यहाँ पे जो सांसद थी उनकी पार्टी जो है आप ले लीजिए, राणा नवनीत राणा उनकी फैमिली की पार्टी ले लीजिए। ऐसी छोटी छोटी पार्टियां जो है, जयंत पाटिल जो है इनकी भी पार्टी है वो भी आप देख लीजिए, शेकाप। तो ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं ये भी अपना एक रोल और 2-2, 3-3 कॉन्स्टिट्यूएंसी पर प्रभाव रखती है। ये चुनाव वास्तव में महाराष्ट्र की राजनीति में कई सारी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कत्ले आम मचाने वाला। कई सारी पार्टियां जो हैं वो अपना अस्तित्व गंवा देंगी। अगर अस्तित्व नहीं गंवाती हैं तो अपना वजूद गंवा देंगी, और अगर अपना वजूद नहीं गंवा देती हैं तो अपनी जो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर अहमियत है वो तो निश्चित तौर पर गंवा ही देंगी। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में जो एक ग्राम पंचायत से लेके जिला पंचायत और उसके बाद में एमएलए एमपी तक की एक पूरी की पूरी हायरार्की थी, जिसमें जी। नेताओं का एक बहुत बड़ा जमावड़ा हो गया था, उसमें से इस चुनाव में बहुत बड़ा बैच जो है वो पब्लिक से बाहर होके अपने घर पे हमेशा के लिए लौटने वाला। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र का ये जो चुनाव है ये कईयों के लिए कत्लेआम साबित होने वाला है, नेताओं के। तो पूरा ताना बाना जो है वो छिन्न भिन्न होने वाला है मयूर के मुताबिक, और वाकई शायद लग भी रहा है ऐसा, क्योंकि अभी हम में से कोई भी श्योर नहीं कि होगा क्या। हम अपने अपने एक एनालिसिस दे रहे। बहरहाल मुद्दों की बात चल रही थी, मराठा, दलित, मुस्लिम, तो मराठा उसमें से एक चीज में टच करता हूं। अमिताभ जी, यहां पर करीब 34% मराठा वोटर्स हैं, जो बड़ी संख्या है, यानी एक बड़ा प्रभाव डालेगा। हम अगर ट्रेडिशनल बात करें तो जैसा हरियाणा, राजस्थान में जाट वोट जाता कांग्रेस को, तो पारंपरिक रूप से वो मराठा वोट कांग्रेस को जाता रहा है। अब ये जो 2 बड़े धड़े बने हुए हैं, इनमें अगर हम महाविकास आघाड़ी की बात कर लें तो वहां पर थोड़ा सा मामला मजबूत दिखता है। शरद पवार का चेहरा है, फिर वहां पर उद्धव ठाकरे साहब का चेहरा है। अब चूंकि एक लीगेसी आ रही है तो एक मराठा, ऊपर से वो जो थोड़ी धोखेबाजी वाली छवि बन गई, जो कि वो लेके जाएंगे बिल्कुल वोटर्स के बीच में कि देखिए यहां भी विश्वासघात हुआ, वहां भी विश्वासघात हुआ। तो ऐसे में क्या लगता है इस बड़े, और जब जरांगे कह रहे हैं कि अब मैं आउट हूं, पहले तो उन्होंने कहा था, अभी उन्होंने कार्ड खेल दिया कि भाई मैं आउट हूं, मैं किसी को फेवर नहीं कर रहा,
तो यानी वोट तो आप यहीं आएंगे। तो ऐसे में महाविकास आघाड़ी या फिर आपका युति, महायुति, किसका पल्ला भारी है? क्योंकि ये एक बड़ा स्विंग फैक्टर होगा। जब हम ढूंढ ही रहे हैं कि किन कारकों से कुछ नतीजे पे पहुंचे, तो ये बड़ा फैक्टर होगा। देखिए, कोई भी इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी होती है तो कहीं ना कहीं बढ़ा चढ़ाकर अपना नंबर एक तो पहले बताती है। तो अगर 34% है तो इस पे भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं। 28% का भी एक नंबर है, और ये मराठा प्लस कुनबी है। कुनबी समाज तो ऑलरेडी ओबीसी है, तो उसमें से अगर वो हटा देंगे तो जो मराठा समाज नॉन ओबीसी है वो और भी कम हो जाता है, वो आपको 15 से 20% के आसपास हो जाएगा। अब अगर हम स्टेट लेवल की बात करें और सीएसडीएस का सर्वे देखें तो मराठा समाज का ज्यादा वोट महायुति को पड़ा था 2024 के लोकसभा चुनाव में भी, लेकिन इसमें रीजनल वेरिएशंस थे। जैसे अगर आप मराठवाड़ा देख लें तो मराठा एजिटेशन अगर आप देखेंगे तो इसका ज्यादा प्रभाव और जोर जो है वो मराठवाड़ा में आपको देखने को मिलेगा, जहां लगभग 46-47 सीटें हैं, और थोड़ा बहुत आपको इसका असर दिखेगा नॉर्थ महाराष्ट्र में। वेस्टर्न महाराष्ट्र में मराठा समाज एक फैक्टर है, एक सेंटिमेंट है, क्योंकि शरद पवार वहां से आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां पर, यानी वेस्टर्न महाराष्ट्र में जो वोट पड़ रहा है मराठा समाज का, वो मराठा रिजर्वेशन से प्रेरित है, वो मराठा लीडर्स या मराठा सेंटिमेंट से प्रेरित है। अगर आप सीएसडीएस का 2024 का प्री पोल सर्वे देखेंगे तो उसमें मराठा समाज में जो लीड महायुति को थी वो एक्चुअली बढ़ बढ़ रही है उनके हिसाब से प्री पोल सर्वे, हालांकि बहुत पहले हुआ था तो वो कहना मुश्किल है। अब यहां पे कॉम्बिनेशन एक बनाने की कोशिश है। देखिए, महाराष्ट्र छह छह जोन्स में डिवाइडेड है इलेक्टोरल पर्पस के लिए, और 6 राज्य हैं। हरियाणा से 3 गुना से ज्यादा बड़ा है महाराष्ट्र, झारखंड से भी और जम्मू कश्मीर से भी। तीनों को मिला लेंगे तब भी यहाँ के एमएलए जो है वो ज्यादा है। इन तीनों राज्यों को ऐड भी कर देंगे हम तो कॉम्प्लेक्स स्टेट है, स्टेट विद इन स्टेट है। 6 बैटल्स हैं, ये 6 अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग डायनामिक्स, अलग अलग डेमोग्राफिक्स, अलग अलग पॉलिटिक्स चलती है। अगर आप ब्रॉडर लेवल पे भी देखेंगे तो 2 महाराष्ट्र हैं, एक आप मराठवाड़ा, विदर्भ और नॉर्थ महाराष्ट्र के लार्ज पार्ट्स, ये तीनों जोन जो हैं वो लार्जली कंपैरेटिवली बैकवर्ड है, जहां पर लगभग आधी सीटें हैं। और 3 जोन्स हैं जो कि आपका थाने कोंकण, मुंबई और वेस्टर्न महाराष्ट्र, ये कंपैरेटिवली फॉरवर्ड है, इकोनॉमिकली बेटर ऑफ है इन तीनों क्षेत्रों से, और यहां भी लगभग आधी सीटें हैं। तो ये 3 जोन्स जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जो एक पॉलिटिकल पावर के लिए वहां पे एक लड़ाई है, मराठा एजिटेशन है मराठवाड़ा में, और 3 जोन्स जो इकोनॉमिकली बेटर ऑफ है, क्योंकि महाराष्ट्र इज वन ऑफ द हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स। 45% से ज्यादा अर्बन आबादी थी 2011 में, तो अभी तो बढ़ी ही होगी, करेक्ट। तो दोनों के इश्यूज अलग हैं। जहां मुंबई, थाने कोंकण और वेस्टर्न महाराष्ट्र में डेवलपमेंट, विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर ये एक मुद्दा है, आपका मराठवाड़ा, विदर्भ, नॉर्थ महाराष्ट्र में मुद्दे बदल जाते हैं। वहां एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस, फार्मर सुसाइड्स, रूरल डिस्ट्रेस, ये एक मुद्दा है। लेकिन वहीं पर लाडकी बहन योजना का भी असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो उसको न्यूट्रलाइज करता है कहीं ना कहीं सर्टेन एक्सटेंट को। और अगर आप लीड्स की बात देखें, हम कांग्रेस बनाम भाजपा की भी बात कर रहे थे अभी, तो अगर असेंबली लीड्स, क्योंकि ये जो अलायंस है अभी तो टेस्ट ही नहीं हुआ है ना आज तक, सिर्फ लोकसभा चुनाव में टेस्ट हुआ है, और लोकसभा चुनाव में भी चुनाव काफी लोकल हो गया, यानी आप उसको एक 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 बेंचमार्क मान सकते हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट है। अब 153 सीट पर महाविकास आघाड़ी आगे थी और 126 पर महायुति आगे थी। अब लीड कहां पे मिली थी महाविकास आघाड़ी को? 42 और 19 यानी 20 से ऊपर की लीड, 23 की लीड थी आपकी विदर्भ में, और लगभग 20 सीटों की लीड थी, 32-12 था आपको मराठवाड़ा में। तो लार्जली लीड जो है उसको ये इन दोनों क्षेत्रों से मिली थी। वेस्टर्न महाराष्ट्र में सिर्फ 5 सीटों की लीड थी और मुंबई जोन में सिर्फ 4 सीटों की लीड थी, यानी यहां पे कांटे की टक्कर थी। और भाजपा कहां पे जीत रही थी या महायुति कहां जीती? वो जीती इन्हीं इकोनॉमिक इलाकों में जो कि ठीक ठाक थे, विच इज थाने कोंकण में उसको लीड थी अच्छी खासी, शिंदे का भी वहां प्रभाव है, और नॉर्थ महाराष्ट्र में भी उसको लीड थी अच्छी खासी। ठीक है, तो ये 6 अलग अलग जोन्स हैं।
और अदर्स और इंडिपेंडेंट्स और स्मॉलर पार्टीज आप दिखा रहे हैं टिकर 4140 उम्मीदवार, यानी लगभग 14 कैंडिडेट है पर सीट, जो कि पिछली बार 11 कैंडिडेट थे। अदर्स की संख्या 12% थी वोट शेयर 2024 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन हिस्टोरिकली 24-25% रहा है। और एक लास्ट पॉइंट कहता हूं कि हम लोग काफी ये एनालिसिस करते हैं कि एनसीपी और शिवसेना वीक हो गई है स्प्लिट के बाद, पर अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली अनडिवाइडेड एनसीपी और अनडिवाइडेड शिवसेना ज्यादा सीटें लेके आएगी इस बार, क्योंकि 50 सीटों पर शिवसेना वर्सेस शिवसेना है, मतलब ऑलरेडी 50 सीट पे बिना कोई वोट काउंट किए अनडिवाइडेड सेना का कैंडिडेट जीतेगा, और 40 सीटों पर एनसीपी वर्सेस एनसीपी है। हिस्टोरिकली यानी पिछले चुनाव में भी 110 सीटों पर शिवसेना और एनसीपी जीती थी, 150 पर भाजपा और कांग्रेस, और लगभग 30 सीटों पे अदर्स थे। तो शिवसेना और एनसीपी का जो टैली है चारों दो फैक्शंस का, वो 90 से ऊपर होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली। और वो किसके कॉस्ट पर आता है? क्या वो नेशनल पार्टीज के कॉस्ट पर आता है जी, बीजेपी और कांग्रेस है, या वो अदर्स के कॉस्ट पर आता है? तो ये भी कहीं ना कहीं डिटरमिन करेगा कि कौन सा अलायंस आगे चल रहा है। ठीक है, क्योंकि अमिताभ साहब ने बहुत गहराई में जाकर आंकड़ों के साथ विश्लेषण किया, तो मंदार साहब लगे हाथ तो एक और बात भी कर लेता हूं, वो ये है कि अगर हम देखें लोकसभा चुनाव में जो 17 सीटें महायुति को गई थी और 31 सीटें महाविकास आघाड़ी को, लेकिन जो हार जीत में वोट परसेंटेज का अंतर था वो 0.1% से कम था, 0.7% के आसपास। अभी जो सिचुएशन बन रही है, जितनी कॉम्प्लेक्स है और हम सब बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी फाइट बहुत क्लोज होने वाली है। बिल्कुल। इनफैक्ट अभी जो रिसेंट चुनाव है हरियाणा में, वहां पर भी हमने देखा कि 1% के अंदर कांग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ गया, बीजेपी की सरकार बन गई। नाउ एक बहुत बड़ा फैक्टर है मुस्लिम फैक्टर, जो यहाँ पर है भी और अपना महत्व भी डालता है। AIAM ओवैसी साहब की जो पार्टी है, उसको आप कितना बड़ा फैक्टर इसमें मानते हैं? क्या वो अभी भी, वैसे तो आना चाहते थे MVA में शायद, लेकिन कांग्रेस ने कुछ आपत्ति जताई, लेकिन क्या जब वो अलग से चुनाव लड़ रहे हैं, आई डोंट नो कितनी सीटें हैं लेकिन आप बताएंगे, पर आई थिंक 44 सीटों पर लास्ट टाइम उन्होंने लड़ा था, 2 जीती भी थी। क्या इस चुनाव में, जो कि इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसलिए मुझे लग रहा है कि उनका महत्व थोड़ा बढ़ेगा, वो 2 सीटें जीतते हैं, कुल 13 सीटें ऐसी थी जहां प्रभाव डालते हैं, शायद 7-8 सीटें ऐसी थी जहां नंबर 2 पर है, क्या वो फैक्टर मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से, मुस्लिम वोटों के हिसाब से इस चुनाव को बहुत इंपैक्ट करेगा? जी, मुझे लगता नहीं है कि MIM जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा कर पाएगी जैसे उन्होंने पहले किया था, क्योंकि उनके साथ जो जिस तरह से एक उनकी छवि बनी थी, एक बीजेपी की बी टीम करके कहा गया था, तो उसको चलते मुझे लगता है कि MIM का इस बार उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा। उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। वो अगर जरांगे पाटिल के साथ मिलकर आते या जरांगे पाटिल उनको साथ लेते तो कुछ अलग दिखने को मिलता हमें, लेकिन वो अभी फिलहाल आशा जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन सबसे अहम मुद्दा उसमें मुझे ये लग रहा है कि जो मुस्लिम वोटों की जो बात आपने की है, वो जो वोट है वो भी मेरे ख्याल से अभी भी वैसे के वैसे रहेगा। जिस तरह से MVA के साथ पहले वो मुस्लिम वोट रहा था, वो वोट कहीं जाते दिखाई नहीं दे रहा है, किसी वजह से वो जाते नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, उसमें से जो 50% मुस्लिम महिलाएं हैं, कई बार ऐसा कहा जा रहा है अभी ग्राउंड पर, जैसे कि एक लाडली बहन का यहाँ पे एक जिक्र हुआ था, तो लाडली बहन योजना को लेकर हो सकता है कि कुछ मुस्लिम महिलाएं अपना जो वोट है वो महायुति के पास उनके पार्टी में डालेगी। लेकिन अभी मुझे लगता नहीं है इतना बहुत ज़्यादा शिफ्ट इतने जल्दी हो पाएगा मुस्लिम वोटों को लेकर। तो मतलब जो महाविकास आघाड़ी को जो फायदा हमने अभी मिलते हुए देखा वो इंटैक्ट रहेगा, उसके पास MIM या कोई और पार्टी या कुछ भी और समीकरण उसको उतना डेंट नहीं हो पाएगा, ऐसे लग रहा है मुझको। ठीक है, अभिज्ञान साहब, अब एक और मुद्दा है, क्योंकि हम मुस्लिम की बात कर रहे थे तो दूसरा मुद्दा आ जाता है हिंदुत्व का। अभी मतलब हाल फिलहाल में आए तो नहीं है यहाँ पर योगी आदित्यनाथ साहब, लेकिन उनके पोस्टर शहर में कई जगह लगे, ठाणे में लगे, मुंबई में लगे, और वो जो बटेंगे तो कटेंगे वाला जो उनका एक नारा है जो काफ़ी फेमस हो रहा है, वो कई जगह दिखा। क्या बीजेपी या फिर महायुति, उनके दिमाग में ये चीज़ है कि एक बार फिर से एक ध्रुवीकरण करके, क्योंकि और कोई मुद्दा ऐसा है नहीं जिसके ज़रिए आप लोगों को उस तरीके से एकत्रित करें, इक्वेशन कितनी कॉम्प्लेक्स है वो हम समझ रहे हैं, क्या हिंदुत्व का कार्ड यहाँ पे मैटर करेगा? क्या योगी आदित्यनाथ जैसे नेता यहाँ पे मैटर करेंगे? क्योंकि शायद 10 से 15 सभाएं उनकी अभी होनी है यहाँ पे आने वाले दिनों में।
नहीं, बीजेपी उसको इनकैश करने की बड़ी जरूर कोशिश करेगी, बल्कि एकदम से आपका सवाल सुनते हो मुझे वो सिनेरियो याद आने लगा, वो समय याद आने लगा जब पहली युति की सरकार बनी थी महाराष्ट्र में और शिवसेना सीनियर पार्टनर थी और बीजेपी जूनियर पार्टनर थी। प्रमोद ने वो अलायंस कराई थी। तो बड़ा दिलचस्प है ये। अब आपने जो प्रश्न पूछा है इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि हिंदुत्व वर्सेस हिंदुत्व भी होगा इसी महाराष्ट्र में, क्योंकि एक तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। शिवसेना क्या है, क्या आइडियोलॉजी है उसकी, तो वो भी हिंदुत्व है और कट्टर हिंदुत्व रहा है। उसके बाद इधर बीजेपी है जिसमें शिवसेना का ही व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है, शिवसेना को तोड़कर शिंदे, तो वो भी हिंदुत्व है। तो ये दोनों साइड्स फिर आके एक ही मसले पर टकराएंगी। योगी आदित्यनाथ कितना असर डाल पाएंगे नहीं डाल पाएंगे ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ठीक है वो हिंदुत्व का चेहरा के हिसाब से उनको बीजेपी इस्तेमाल करेगी जरूर, और करना भी चाहिए बीजेपी को अगर अपने फायदे लेने हैं। लेकिन असली टकराव जो है वो दो बड़े प्रमुख दलों में एक ही विचार के मुद्दे पर होगा, वो है हिंदुत्व, यानी कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और सीधे सामने बीजेपी। अब ये कितना इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था, मैं सभी लोगों को सुन रहा था बड़े गौर से, इसीलिए मैंने कहा था कि मैनेजमेंट और स्थानीय तौर पर हर सीट पर, हर पॉकेट में, हर उम्मीदवार में इतना मैटर करेगा इस चुनाव में कि आप उसका, हम और आप अभी अंदाजा नहीं लगा पा रहे, और मुश्किल बहुत होगा सभी पॉलिटिकल पार्टीज के। किसी ने एक बात रखी यहां पर और वो सोच सही है कि बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होंगी छोटी स्तर की या अपने तरह से ऑपरेट करने वाली जो उस चुनाव से साफ ही हो जाएंगी, उसके बाद वो कभी नजर आएंगी नहीं नजर आएंगी, किस स्वरूप में होंगी ये हम आज नहीं कह सकते। तो विचारों का भी टकराव है और बड़े स्तर के विचारों का भी टकराव है। दो दोस्त जो है, दो पुराने साथी जो है वो आज बिछड़े हुए हैं और उस सिनेरियो में उनको चुनाव लड़ना है, एक दूसरे को फेस करना है। कार्यकर्ता पे बहुत बड़ा असर होगा इसका, ये कोई इसको नहीं समझ पा रहा है, लेकिन चूंकि बीजेपी बहुत स्ट्रांग कार्डर बेस है उसका, संघ की वजह से सब जानते और समझते हैं, तो उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सोच विचार तो सब एक ही है। अब राजनीतिक कारणों से अलग हो गए, राजनीतिक कारणों से आमने सामने आ गए, तो ये सब छोटे छोटे बातें जो है ये इतनी मैटर करेंगी कि किसी सीट को भी इस वक्त समझ पाना कि उसका असली प्रभाव क्या होगा। हम लोग रीजन के जरिए समझते हैं, ये काम होता है पॉलिटिकल एनालिस्ट और जर्नलिस्ट का, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेगा मेरे हिसाब से जब तक कि आखिरी वोट पड़ता है महाराष्ट्र में। तो इस कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो से एक बारीक सा तार में खींचता है मयूर, ये आजकल की घटना है नवाब मलिक साहब, जिनको लेकर अभी अभी हमने जो शुरू में स्टोरी देखी उसमें भी उनका जिक्र आया, टिकट तो मिल गया उनको, लेकिन उन्होंने एक बयान दे दिया हाल फिलहाल में। उन्होंने कहा कि बल्कि वो आधिकारिक बयान ही हो गया एनसीपी का एक तरीके से, और वो ये कि जो शिंदे साहब हैं वो शरद पवार के संपर्क में। इस पे बड़ी चर्चा चल रही है इस समय महाराष्ट्र के अंदर। धीरे से उन्होंने ये भी कह दिया कि अजीत पवार भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कोई खंडन नहीं आया उस चीज का, कुछ नहीं किया गया है, बल्कि वो तो खुश हैं, तारीफ कर रहे हैं कि मुझे टिकट मिला, जबकि बीजेपी उनको टिकट देने के थोड़े विरोध में थी। ये क्या बताता है, किस तरफ इंडिकेशन कर रहा है ये? देखिए, नवाब मलिक साहब की जो स्थिति है इस चुनाव में, उनको एक स्ट्रॉन्ग मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहे हैं उनको एक कड़ा प्रतिद्वंदी मिला है, और इतना ही नहीं, इस चुनाव में उनको इस बात को भी क्लैरिफाई करना है कि इतना लंबा कारावास रहा, इतने बड़े आरोप रहे और आरोपों के केंद्र में रहे, तो उन्हें लोगों को ये बात पूरी तरह से समझानी है कि भैया आपको मुझे वोट आखिरकार क्यों करना है। और मैं इस बयान को बिल्कुल अलग तरीके से देखता हूं। इलेक्शन के दौरान हमें इस तरह के और कई सारे बयान देखने को मिलेंगे भी। ये जो है वो आई कैचिंग बयान होते हैं, जिससे आप मीडिया के बिल्कुल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में आ जाते हैं, और जिसके बाद आपके इर्द गिर्द जो है वो बहुत सारी चर्चाएं होती रहती हैं। देखिए, मुझे ये बयान के बाद अगर मेरी आंखों के सामने कोई दृश्य आता है तो वो पूना का दृश्य आता है, जिसमें अतुल चोरड़िया जी के घर पे एक मीटिंग हुई थी, जिसमें
शरद पवार और अजीत पवार ये दोनों ही मौजूद थे, जिसके बाद कांग्रेस ने बहुत कड़ा ऐतराज लिया था कि भाई इस तरह की क्लोज डोर मीटिंग आज के बाद नहीं चलेगी। और इसके बाद चाचा भतीजे ने सार्वजनिक रूप से या फिर कह दो बंद कमरों में कम से कम मीडिया को पता चले उस तरीके से तो मिलना बंद ही कर दिया। अब ये जो बयान है, ये बयान बिल्कुल लंबे चलने वाले हैं। आरोप प्रत्यारोप, देखिए कांग्रेस पार्टी के पास एक बहुत बड़ा हथियार है और वो हथियार ये है कि वो बीजेपी, जो कि अब तक ये बात करती थी कि भैया वो चरित्र वाली पार्टी है, बड़ी साफ सुथरी पार्टी है, उसके ऊपर लॉन्ड्री होने का जो एक तमका लगा हुआ है, एक बहुत बड़ा स्टैंप लगा हुआ है। ये बात तो जो है ना, विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी पड़ने ही वाली है। लोकसभा में भी बीजेपी को ये भारी पड़ा था और ये इस तरह के बयान जो है वो बीजेपी को आने वाले दिनों में भी और भारी पड़ने वाले हैं, इसमें कोई शक। ठीक है जी, चलिए, तो ये चीजें बीजेपी को भारी पड़ सकती है। अजीत पवार उनको लोकसभा में तो भारी पड़ ही गए थे, लेकिन अभी भी उनके साथ हैं, क्या इस चुनाव में भी भारी पड़ेंगे? एक गद्दारी वाला मुद्दा भी है, ये जो राग गद्दारी का है कि भाई शिवसेना टूटी, एनसीपी टूटी, उसका कितना फायदा मिलेगा? थोड़ा सा दलित फैक्टर भी, अब चूंकि इतना फ्रेगमेंटेड है, कोई एक सिरा तो नहीं पकड़ सकते, लेकिन टुकड़े टुकड़े जोड़ के जरूर तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। छोटा ब्रेक के बाद तस्वीर को पूरा करने का प्रयास।